हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय क्लासेस कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि मैंने ये 16 दिन 16 मैराथन स्टार्ट किया हुआ है, वो भी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो का इस टाइम यूपी बोर्ड या फिर उनको बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं एनसीईआरटी पैटर्न से अपना पूरा हर एक थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करना, तो उनके लिए ये 16 दिन 16 मैराथन वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग क्लास 3 मतलब डे 3 आज हम लोग देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम होगा धातु और अधातु, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो लेसन 1 लेसन 2 का एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है। लेसन 1 एक वीडियो में, लेसन 2 एक वीडियो में। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो कम से कम आधे घंटे से ऊपर की होने वाली है। इसको आप लोग पूरे अच्छे पूर्वक देखते हैं तो आपका ये लेसन 3 पूरे अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरी को समझते हैं। लेसन का नाम है हमारे धातु और अधातु, ठीक है। आइए हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु, अधातु, उपधातु। तो आइए जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तब बताएंगे अगर धातु की वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि, ये सब क्या करते हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। आगे इसके बारे में बताया गया है कि जो धातु होती हैं ऊष्मा तथा विद्युत के एक अच्छे सुचालक होते हैं। मतलब इनमें से विद्युत और ऊष्मा अच्छी प्रकार से निकल सकती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अधातु। तो अधातु पूछेगा तो बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। अब समझते हैं हम लोग कि उपधातु किसे कहते हैं। तो उपधातु पूछेगा तो बताएंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने दोनों की प्रवृत्ति रखता है उसे उपधातु कहते हैं। ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल में हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है, लेगा और देगा दोनों कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं धातुओं के भौतिक गुण। तो पहला नंबर की धातु कैसे होते हैं तो बता देंगे कि धातु ठोस एवं चमकीले होते हैं। धातु ठोस एवं चमकीले होते हैं। दूसरा तो कहेंगे कि धातु जो होता है ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। तीसरा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब कोई छोटी सी वस्तु है, इसको हम अगर तार के रूप में फैला दें तो ये तन्यता कर रहे हैं। तो तन्यता किसमें ज़्यादा पाई जाती है? बता देंगे कि धातुओं में। आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब अगर कोई वस्तु इतना में है, उसको पीट कर चादर के रूप में इतना में फैला दे रहे हैं, चौड़ा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम आघात पहुंचा के उसको हम फैला रहे हैं। तो इसी के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातुओं में ध्वनिक पाई जाती है, ठीक है। कोई पूछता है कि ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है तो बता देंगे कि धातुओं में, और मतलब ठोस अवस्था में, ठीक ना। आगे अगला दिया है अधात्विक चमक। धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। दूसरा, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होता है और इसे हम चाकू से काट सकते हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो अधिकतर विकल्प संख्या सी देता है ना, सोडियम। सोडियम हमारा सही उत्तर हो जाता है। रूप, धातु कैसे कार्य में पाई जाती हैं तो कह देंगे धातु न सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मार्करी जिसका सूत्र होता है Hg, ये एक ऐसा तत्व होता है धातु जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। किसमें? द्रव्य अवस्था में। याद कर लीजिएगा द्रव्य अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? विकल्प संख्या बी होता है Hg, मरकरी, ठीक है।
अघात वर्धनीयता, इसके लिए देखेंगे कि कुछ तत्वों को पीट कर चादर के रूप में फैलाने को ही हम अघात वर्धनीयता कहते हैं, जो कि धातुओं में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में। धातुओं को पतली चादर के रूप में खींचकर फैलाने को क्या कहते हैं? तन्यता, ठीक ना। आइए देखते हैं अगला, छठवां गुण क्या होता है धातुओं का? तो वो विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे सामान्यतः धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, किसको छोड़ के? सीसा और मरकरी को छोड़ के। सीसा पीबी जिसको लेड बोलते हैं, और एचजी मरकरी, ये ऊष्मा और धातु जो होती है सुचालक होती, कुचालक होती है, इसमें नहीं प्रभावित होता है। आगे है कि घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। जो धातु होता है उसका घनत्व सामान्यतः अधिक होता है, लेकिन इसमें से दो गो अपवाद पाया जाता है, किसका? सोडियम और पोटेशियम। ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह पर गिरने पर आवाज पैदा करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? धातु को अगर जमीन पर गिराएंगे ना तो बहुत तेज आवाज निकलता है। जैसे मान लीजिए जमीन पर सिक्का उक्का गिरता है तो नहीं कहते हैं किसका सिक्का गिर गया, तो वो आवाज बहुत तेज करता है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। यदि धातु को हम लोग ऑक्सीजन के साथ मतलब O के साथ क्रिया करवाते हैं ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि यह एक क्षारीय प्रकृति का गुण रखता है। अब जो बात हम लोग धातु के बारे में पढ़े हैं, सेम वही बात हम करने वाले हैं अधातु के बारे में। चलिए कौन कौन सी बातें? तो धातुएं चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। तो पता है आपको कि जो अधातु होता है ना वो चमकता नहीं है, लेकिन एक अपवाद पाया जाता है जिसका नाम है आयोडीन, वो चमकता है। अगला है कि ये अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा जो प्राकृतिक में सबसे अधिक कठोर पाया जाता है। कठोर नहीं होती हैं अधातुएं, लेकिन एगो हीरा है अपवाद के रूप में पाया जाता है जो सबसे कठोर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी किसी पे भरोसा नहीं होना चाहिए। देखिए अधातु होते हुए भी सबसे कठोर है हीरा प्राकृतिक का। अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन जो होता है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता माने तार के रूप में फैला नहीं सकते हैं। आगे, अधातुएं अधिकतर न ऊष्मा और विद्युत दोनों के कुचालक होती हैं। इसमें से जैसे धातु में विद्युत और ऊष्मा चला जाता है, लेकिन अधातु में विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होता है। लेकिन एक होता है जो इसका नाम है ग्रेफाइट, इसमें से ना धातु जैसा यह व्यवहार करता है, इसमें से विद्युत और ऊष्मा दोनों निकल के चली जाती हैं। अगला है कि सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, गिरने पर आवाज नहीं ज़्यादा करती हैं। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगर अधातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की रासायनिक गुणधर्म। मतलब अगर हम धातु को लेके आएंगे, अभी तक तो हम भौतिक बारे में पढ़ रहे थे, अब रासायनिक, और उसी के साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्वों को हटा हटा के उसका अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे वायु के साथ अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन, धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे ना तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे अगर हम कॉपर ले लें, Cu और O2 मिलाएंगे तो CuO बनेगा, जिसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। ये काला रंग का होता है। देखिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप रासायनिक अभिक्रियाओं का संयोग अच्छे से बताऊंगा, लेकिन बस आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ कि अगर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैग्नीस और क्या है ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दिया है ना कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह के व्यवहार करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे Na मतलब सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं, जिसको इसे रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कौन सी ऐसी धातु होती है जिसको हम केरोसिन के तेल में रखते हैं।
जिसका नाम है सोडियम और पोटेशियम। अगला है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके इन अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। इन सब का क्या होता है, ये ना धातुओं पर परत चढ़ाने के रूप में काम आते हैं। अगला दिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला दिया है कि आयरन, जिसका नाम है Fe, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। मतलब जो है कि अगर आयरन लिए आप, उसको हवा में जलाएंगे तो जल में नहीं करेगा, लेकिन अगर वह ज्वाला रूप में भभकती हुई ज्वाला है उसमें डाल देंगे तो जलने लगेगा। ये से कहने का मतलब है। Cu भी प्रज्वलित नहीं होता है और लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर पैराऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगर कॉपर मतलब कॉपर को जलाएंगे ना तो उस पे ऊपर काले रंग की ऑक्साइड की परत जम जाती है। और इसके आगे दिया है कि यदि आप चांदी और सोना मतलब Ag और Au इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यह अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब वे धातु वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं उसे उभयधर्मी कहते हैं। अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। आइए उदाहरण के लिए समझते हैं। अगर हम Al2O3 को लेके अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो जल बनेगा और लवण बनेगा। अगर Al2O3 के साथ लेके अगर अभिक्रिया करवाएंगे मतलब NaOH का मतलब क्षार का, तो ये हमारा लवण बनेगा और जल बनेगा। अगर आप लवण अम्ल जल नहीं पढ़े, क्षार अम्ल लवण, तो ये लेसन 2 वाले जाएंगे वीडियो में ना, मैंने प्लेलिस्ट जो बनाया हुआ है लेसन 2, उसमें मैंने अच्छी प्रकार से बताया हुआ है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं धातु और अधातु, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे जल के साथ अभिक्रिया। अगर हम धातु को जल के साथ मिलाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, और इसी का उल्टा अगर धात्विक ऑक्साइड को जल के साथ मिलाएंगे तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। आइए आपको सूत्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पे सिखाया गया है। धातु रहेगा, अगर गर्म जल से क्रिया करेगा तो Mg, ठंडे जल से क्रिया करेगा तो NaKCa बनेगा, ठीक है। और जल से कोई नहीं क्रिया करता है तो ये सब नहीं करते। अभी आपको सिखाते हैं उदाहरण के लिए। देखिए, अगर को भाई कहाँ जा रहे हो, देखो, अगर हम सोडियम लिए धातु जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। मतलब हाइड्रोजन गैस सभी के साथ बनेगा। कब? जब धातु को जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा और जल बनेगा। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया करना सिखाऊंगा। देखिएगा कितनी आसानी से आप लोग करना सीख जाएंगे। धातुओं की तनु अम्ल के साथ, मतलब जो पतले होते हैं अम्ल, उनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे अगर हम धातु ले लें Fe आयरन और HCl ले लें तो मिलाएंगे ना तो FeCl3 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यही रासायनिक अभिक्रिया बनाया गया है। ये जो अंक लिखा गया है ना तो इसको संतुलित किया गया है। मतलब इधर दू तो इधर भी दू, तो दू का मतलब 2 ठे आयरन इधर भी है, 2 गो आयरन इधर भी है, 6 गो हाइड्रोजन इधर भी है, 3 दूना के 6 गो हाइड्रोजन इधर भी है, 6 गो Cl इधर भी है, 2×6 गो Cl इधर भी है। आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना भी सिखाएंगे, ठीक है। दिया गया है कॉपर, Ag और Hg तनु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला देखते हैं धातुओं का अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। अगर धातु को किसी लवणीय विलयन में मिलाएंगे तो लवण विलयन प्राप्त होगा और धातु ही प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु रहेगा आपस अपने में कम क्रियाशील धातुओं को उसको यौगिक के विलयन में विस्थापित कर देता है। यह धातुओं की सक्रिय श्रेणी के आधार पर होता है। मतलब अगर कोई ज़्यादा क्रियाशील धातु है और कोई किसी विलयन में डाल देते हैं, उस विलयन में कम क्रियाशील वाला धातु रहेगा, तो जैसे ही इसको इसमें डालेंगे ना तो ये वाला हट जाएगा स्थान से और ये अधिक क्रियाशील वाले को अपने स्थान पर दे देगा। कैसे जानेंगे कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है? तो उसके लिए ना एक
श्रेणी आती है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। ये जो श्रेणी है अवरोही क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम उस पे आता है, मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है सोडियम। सोडियम फिर इससे थोड़ा सा कम होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सबसे कम क्रियाशील क्या होता है धातु में एल्युमिनियम। ये जो आपको दिया गया है ना, ये जो श्रेणी ये दिया गया है किसका, सक्रियता श्रेणी। सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो है सबसे ऊपर, फिर उससे कम जो होगा उसके नीचे कम रखते हुए चले आएंगे। अगला दिया है कि धातु की और धातु के साथ अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति से समझाई जा सकती है। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे दो तत्व आपस में क्रिया करके कोई रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए संयोजकता काम करता है, कौन किसकी संयोजकता है, कौन किससे क्या जुड़ेगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये केवल थ्योरी क्लास है, आपको मैं थ्योरी के माध्यम से सिखा रहा हूँ। दिया है कि धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर और धनायन बनाते हैं, लेकिन उपधातु के परमाणु जो होते हैं, अधातु के परमाणु जो होते हैं संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाते हैं। जैसा ही कोई अगर धातु हम लोग लेंगे ना, धातु, तो ये क्या करेगा ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब जो अधातु रहेगा वो इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर लेगा, तो इन सब में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। आपको सिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए NaCl सोडियम लिए है ना, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। इसमें 3 कक्षक होते हैं, पहला वाला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, और इसको तोड़ते हैं, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये देगा, क्या करेगा, ज़्यादा है। अष्टक पूर्ण तो यहीं पे हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ये किसी को देना चाहता है। और यहीं पे देखिए क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। अगर 7 वाले को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये 8 हो जाएगा, और किसी भी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो तुरंत एगो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इसके देखिए कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अंतिम वाले में और इसमें भी कब हो गए, 8 गो हो गए। तो इसी प्रकार से देखिए इसका ये जो दिया है यहाँ पे आ गया है, और ये लेके इसको अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक यौगिक का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं बनती हैं, आपको सिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं आयनिक संयोजकता, ठीक ना। मतलब इसमें क्या होता है ना कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस को खींचेगा, माइनस वाला प्लस को खींचेगा, तथा मजबूत स्थिति में वैद्युत बल से बंध बनाकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। कौन से यौगिक? आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, क्या होते हैं, सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पहले पढ़ते हैं, भौतिक प्रकृति। तो आयनिक यौगिक जो होता है ये कुछ ठोस और कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। मतलब जो आयनिक रूप से बंद बना के जो यौगिक बनेगा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये ठोस होता है, कठोर होता है और कुछ भंगुर होता है। अगला दिया है गलनांक और क्वथनांक। तो आयनिक यौगिकों का मतलब जैसे मान लीजिए ये NaCl बन गया है तो ये आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये आयन के लेन देन से बना है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होगा। घुलनशील, तो ये जल में घुलनशील होगा। वह कैरोसिन जल में घुलनशील व कैरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होगा। जैसे नमक को लेके जल में घोलेंगे तो तुरंत घुल जाएगा, लेकिन अगर वही नमक को लेके कैरोसिन, पेट्रोल और जैसे विलायकों में घोलेंगे तो वो विलय नहीं होगा ना, मतलब घुलेगा नहीं, ये कहने का मतलब। अब पढ़ते हैं चौथा नियम की
आयनिक जो बंध बनता है उसका चौथा क्या है, विद्युत चालकता। तो जो आयनिक यौगिक होता है ना, जलीय विलयन और गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक गिलास पानी ले लें और यहाँ पे कुछ नमक की बूंद ले लें, क्योंकि नमक क्या है हमारा NaCl, ये आयनिक है, इसमें जल भरा है। देखिए ये वाला जो होगा ना, ये नमक इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा जल की कुछ बूंद डाल देंगे, उसको क्या कर देंगे, गलित रूप में कर देंगे, तो इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो विद्युत चालकता होती है वो आयनिक जलीय विलयन रहेगा चाहे गलित रहेगा तो उसमें विद्युत चलेगी, लेकिन ठोस अवस्था में रहेगा तो वो विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं धातुओं की प्रकृति या धात्विकी। जैसे खनिज किसे कहते हैं, ये हम अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है धातुओं के बारे में, ठीक ना। तो धात्विक गुण के बारे में देखिए, धातु क्या कैसे कैसे बनते हैं, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, उसके बारे में। तो खनिज सुनिए, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे पृथ्वी में जो कुछ भी उपस्थित है वो जो प्राकृतिक की देन है वो खनिज कहलाएगा। अयस्क किसे कहते हैं, तो वे खनिज मतलब वह वस्तु जो पृथ्वी के अंदर धसी हुई है और उसमें जो धातु है अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उसको बोलेंगे अयस्क। जैसे एक अयस्क का नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है, बॉक्साइट। यह एक अयस्क है। तो किसका अयस्क है, तो कहेंगे कि एल्युमिनियम का, क्योंकि जहाँ बॉक्साइट होता है ना उसमें बहुत अधिक मात्रा में एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह एल्युमिनियम का अयस्क है। और उसे निकालना भी लाभकारी होता है, तो उसे कहेंगे कि वह अयस्क है। ठीक है, गैंग किसे कहते हैं, गैंग। तो कहेंगे ना, गैंग वो लड़ाई मार वाला गैंग ना, पढ़ाई लिखाई वाला में गैंग, रासायनिक विज्ञान में गैंग। कहेंगे कि पृथ्वी से खनिज, पृथ्वी से खनित अयस्क में रेत, मिट्टी जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। जैसे अगर पृथ्वी में कोई खनिज पदार्थ निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां रेत के रूप में, मिट्टी के रूप में उसमें मिली हुई रहती हैं। तो इस प्रकार के अशुद्धियों को ना हम लोग गैंग बोलते हैं, कि खनिज मतलब एक बिना काम किए इसको कोई काम में लेना योग्य नहीं है, तो उन अशुद्धियों को हम लोग गैंग का नाम दे देते हैं। भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन क्या होता है, भर्जन का मतलब हम इसको बताते हैं आपको। भर्जन का मतलब कि अगर कोई सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, और इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। इसको समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप जिंक का सल्फाइड ले लिए, क्या ले लिए, जिंक का सल्फाइड ZnS ले लें, और उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप देते हैं, तो जो जिंक होता है ना वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और सल्फाइड को अलग कर देता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं क्या, भर्जन। अब समझते हैं हम लोग निस्तापन क्या होता है। निस्तापन की एक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, समझाते हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास ZnCO3 है, मतलब जिंक कार्बोनेट है, अगर इसको आप अधिक ताप देते हैं तो जिंक ऑक्साइड बदल जाएगा, मतलब धातु का ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 निकल जाता है। तो इसका मतलब धातु को ऑक्साइड से निकाल देता है। ठीक ना, आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं उपापचयन क्या होता है। तो ये सब एक क्रिया विधि होती है, इसके बारे में केवल जानना है तो जानिए कि उपापचयन किसे कहते हैं। अगर धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे उपापचयक का उपयोग करके धातु प्राप्त किया जाता है तो इसे हम उपापचयन कहते हैं। जैसे अगर ZnO है, मतलब जिंक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, अगर हमको धातु को अलग करना है तो कार्बन के साथ मिला देंगे तो धातु अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग उपापचयन कहते हैं। ये केवल जानने वाली बात है। आगे धातु का परिष्करण, मतलब धातु को शुद्ध करना। देखिए कैसे शुद्ध होगा, अगर मान लीजिए विलयन किसका लिए हैं हम लोग, विलयन में CuSO4 लिए हैं, क्या लिए हैं,
CuSO4 कॉपर सल्फाइड लिए हैं और तनु अम्ल लिए हैं थोड़ी सी मात्रा में, और उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जो उसमें दो जो छड़ डाले रहेंगे तो एनोड से ना शुद्ध, एनोड से अशुद्ध धातु क्या होगा, विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और उतना ही मात्रा में कार्बन, जो शुद्ध कार्बन होता है, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अर्थात अविलेय अधातुएं एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, और जिन्हें हम एनोड पंख कहते हैं। मतलब उनको शुद्ध कर रहे हैं, जैसे कोई विलयन है उसको हम शुद्ध कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत का परिष्करण। ठीक है, आइए समझते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण मतलब कोई चीज धीरे धीरे नष्ट हो जाना, जैसे धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिल्वर धातु है आपके पास, कौन सा धातु है, सिल्वर धातु, उसको वायु की उपस्थिति में दिया गया है कि अगर जो सिल्वर है वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिस कारण उस वस्तु का रंग काला हो जाता है। तो सवाल पूछता है कि किसको जंग लगने के बाद वो उसका रंग काला हो जाता है, तो कहेंगे कि सिल्वर। सिल्वर आप लिए हैं और बाहर छोड़ देंगे महीने 2 महीने के लिए, तो देखेंगे कि उस पर काले रंग की परत जम जाती है। अगला देखते हैं कापर। अगर हम कापर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। इस पे प्रश्न पूछता है कि अगर कापर को बाहर रख दें तो उस पर जंग लगेगा तो कापर किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो कापर याद कर लीजिए कि हरे रंग में बदल जाता है। और अगला ऐसे ही है लोहा। अगर हम लोहे को बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग का एक पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंक या लोहा कहते हैं, जंक कहते हैं ना, जैसे मुर्चा हम लोग गांव देहात में बोलते हैं। अगर लोहे की रॉड आप देखते हैं अगर बाहर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे इस पर एक परत जम जाती है, जो कि धीरे धीरे उस लोहे को नष्ट कर रही होती है, जिसको हम जंक बोलते हैं। आइए जानते हैं कि इससे हम सुधार कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको हम बचा सकते हैं संक्षारित होने से। तो देखिए, लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है, कैसे देखते हैं ना, पेंट कर देते हैं तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, और यश दलेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, और एडोनीकरण या मिश्र धातु बनाकर हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। आइए समझते हैं कि यश दलेपन क्या कहलाता है। जैसे अगर लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो अगर मान लीजिए एक छड़ है लोहे का और इस पे हम जिंक की एक परत चढ़ा दें जो कि ये लोहा को बचाए रखेगा, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, यश दलेपन। मिश्र धातु क्या कहलाती है, जैसे अगर दो मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु या धातुओं और अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं। धातु और अधातु को मिला दें, चाहे धातु धातु दोनों रहेगा, चाहे मतलब एक धातु रहेगा एक अधातु रहेगा, दोनों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनेगा, चाहे एक नया जो बनेगा उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे अगर लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन से साथ मिल जाता है तो लोहा कठोर और प्रबल बन जाता है, जिसे स्टील कहते हैं। स्टील अगर लिए हैं, स्टील कैसे बनता है, लोहा, निकिल और क्रोमियम से बनता है। ये इतना जो ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछ देता है। पीतल कैसे बनता है, तो पीतल मिलाने के लिए कार्बन लेते हैं और जिंक लेते हैं, तो पीतल हमारा मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, कार्बन धातु है और जिंक अधातु है, तो दोनों को मिला दिए तो हमारा मिश्र धातु बन गया। कांसा क्या होता है, कॉपर और टिन को मिलाने से बनता है। सोल्डर क्या होता है, लेड और टिन को मिलाने से सोल्डर बनता है। अमलगम क्या होता है, अमलगम का मतलब अगर कोई भी पारा लिए हैं या जी अपने गिलास में भर लेंगे और कोई भी अन्य तत्व मिलाएंगे तो वो अमलगम बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मिश्र धातु। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपका जो विज्ञान का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है धातु एंड अधातु, इसको मैंने पूरा समाप्त कर दिया। ये केवल थ्योरी क्लास है, अभी इस पे आपको डिटेल वीडियो मैंने दे दिया है। अब आपको शॉर्ट्स वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में सिखाएंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है और अभिक्रिया करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है,
पूरी डिटेल जानकारी देंगे। ये तो केवल आप सब्जेक्ट के माध्यम से इसको आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ये क्लास अच्छी होने वाली है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 11 और 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें, यदि आप अब कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कोई भी स्कॉलरशिप्स का या इस कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए हमारा एक सेकंड चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस, जो कि हमारा मेन चैनल यही है अभय क्लासेस। इस पे हम तैयारी करवाते हैं। और यदि आप चाहते हो कि कंप्यूटर की दुकान पर न जाएं और कोई भी फार्म या कोई भी जानकारी निकले उसको हम सबसे पहले लें, तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है अभय क्लासेस टाल्क। आप यूट्यूब पे बोलेंगे तो नंबर 1 पे इस समय रैंक कर रहा होगा, आपको आ जाएगा। इसमें मैं स्टूडेंट्स के संबंधित कोई भी फॉर्म निकलते हैं तो उसमें मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ, ठीक है। और इस जो चैनल पर देख रहे हैं हमारा अभय क्लासेस कंसेप्ट एंड ट्रिक, इस पे तो आपका क्लास वाइज डिटेल वीडियो चल ही रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।